हिंदी साहित्य में आज सुनेंगे प्रसिद्ध कहानीकार उषा प्रेमवदा की लिखी हुई कहानी दृष्टिदोष। उषा प्रेमवदा जी हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन की प्रमुख लेखिका मानी जाती हैं। वो नई कहानी आंदोलन के दौर की सबसे चर्चित महिला कहानीकारों मन्नू भंडारी और कृष्णा सोबती आदि में से एक थीं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। चंद्रा ऑफिस पहुंची तो मधुर और कावेरी आपस में बातें कर रही थीं। मधुर ने कहा, कल मेरे साथ बड़ी मज़ेदार घटना हुई। असल में गत शाम अचानक ही पानी बरस गया था और घर पहुंचते पहुंचते चंद्रा बिल्कुल भीग गई। जाकर ज्ञान से चाय बनाने को कहा। कुछ देर में जब मेज पर पीने गई तो ज्ञान ने कहा कि सुबह का दूध तो फट गया है और अभी ताज़ा दूध आया नहीं है, नींबू भी नहीं था। दिन भर की थकान और भीगने से उसके सिर में दर्द हो आया। रात को उसका भाई प्रकाश और उसकी पत्नी मीरा खाने पर भी नहीं थे और अकेले खाना चंद्रा को बहुत खलता था। आज सुबह भी उसके सिर में दर्द था और गला सूख रहा था, तालू में जैसे हजारों चींटियां रेंग रही हों। मधुर ने फिर कहा, कल बड़ा तमाशा रहा। मैं बस स्टैंड पर खड़ी खड़ी बहुत थक गई। पानी अलग से बरसने लगा। बस आई तो ठसाठस भरी हुई। वो धक्का मुक्की हुई कि मैं पीछे ही रह गई। मुझे खींच से रोना आ गया। तभी एक क्रीम कलर की नई एम्बेसडर उधर से निकली। मुझे पता नहीं क्या सनक सूझी कि हाथ ऊंचा कर कार को ठहर जाने का संकेत कर दिया। कार रुक गई। मैंने कहा, आर यू गोइंग टूवर्ड्स पूर्वी मार्ग? ड्राइवर जरा चौंका। पीछे एक भद्र पुरुष बैठे हुए थे। बोले, यस। मैंने कहा, पानी बरस रहा है और कहीं कोई सवारी नहीं है, क्या मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे देंगे? उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और मैं बैठ गई। मैं उन्हें घर तक नहीं ले गई, पूर्वी मार्ग शुरू होते ही उतर गई। कहकर मधुर ने कावेरी की ओर आशा भरे नेत्रों से देखा। तो इसमें मज़ा क्या आया? कावेरी, तुम इतनी बोर हो। वो बहुत ही सुंदर थे और नई कार, ही वॉज सच ए हैंडसम मैन एंड ए न्यू कार। मैं घर पहुंची तो मेरे सारे बाल भीगे हुए थे और भीग कर वो प्राकृतिक रूप से घुंघराले हो जाते हैं। कल तो मैं नई लिपस्टिक भी लगाई थी। उस कार का नंबर भी मैंने नोट कर लिया, DLD 7770। नंबर भी मज़े का था। सुबह की डाक लिए चपरासी आया। कावेरी का ध्यान अब चंद्रा की ओर गया। उसने पूछा, क्या बात है, कुछ उदास दिख रही हो? जुकाम हो गया है। मधुर की तरह मुझे कोई मोटर वाला नहीं मिला जो घर तक पहुंचा देता। चंद्रा के शब्दों में व्यंग या ईर्ष्या नहीं थी। मधुर तो पागल है, बिल्कुल ना समझ। और अगर कुछ हो जाता तो? कावेरी ने कहा। कावेरी ने फिर मधुर की ओर मुड़कर पूछा, क्या हो जाता? भोलेपन से मधुर ने कहा। फिर उसकी आंखों में शरारत झलक गई। और अगर कुछ हो भी जाता तो वो नया अनुभव ही होता। कावेरी की अविश्वासपूर्ण आंखें चंद्रा की ओर उठ गईं। हाथ के पत्र से दृष्टि उठाकर चंद्रा ने कहा, मधुर, बहुत बातें मत किया करो। नया अनुभव इंडीड। चंद्रा बड़ी थी, उसका अधिकारपूर्ण स्वर सुन मधुर चुप हो गई, पर उससे रहा नहीं गया। जब 11 बजे वो कावेरी के साथ कॉफ़ी पीने गई तो उसने कहा, कावेरी, मुझे मालूम नहीं, पर उस घड़ी, उस क्षण ऐसा लगा कि यह आकस्मिक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम पहली बार किसी से मिली? ओ नो मधु, बहुत ही ऊबने की मुद्रा में कावेरी ने कहा। इन 6 महीनों में कम से कम तुम्हें 4 बार ऐसा महसूस हो चुका है। उसने उंगलियों पर गिनना आरंभ किया। काम शास्त्री ने तुम्हें रोककर रेडियो स्टेशन का रास्ता पूछा और तुम्हें लगा कि तुम्हारा उनका युग युग का परिचय है। मधुर ने दूर से देख लिया कि चंद्रा कैंटीन में घुस रही है। कावेरी को चुप करने का उसे यही उपाय सूझा कि चंद्रा को अपनी मेज पर बुला लिया जाए। काम शास्त्री से संबंधित घटना याद कर वो अब तक लाल हो जाती थी। चंद्रा उनकी मेज पर आकर बैठ गई। कावेरी पर कुछ असर नहीं हुआ। अपनी कॉफ़ी में चौथा शुगर क्यूब डालते हुए वो कहती गई, फिर नर्सिंग होम का वो सिंधी आदमी। मगर ये बात ही फर्क है, मधुर ने बुरा मानकर कहा। तुम्हारी उम्र क्या है मधुर? चंद्रा पूछ बैठी। मधुर पशोपेश में पड़ गई। फिर कहा, अक्टूबर में 20 साल की हो जाऊंगी। तभी तो, चंद्रा ने कहा। फिर वो अनायास ही मुस्कुरा पड़ी।
मुझे याद है कि जब मैं 19 साल की थी तो मेरे क्या स्वप्न थे, पर 20वां लगते ही मेरी शादी हो गई। इतने दिन साथ काम करने के बावजूद आज चंद्रा ने पहली बार अपनी शादी का उल्लेख किया था। कावेरी और मधुर दोनों ही कुछ दबी हुई उत्सुकता से सुनने लगीं। पहली बार चंद्रा ने अनुभव किया कि वो 20वां साल कितना पीछे छूट गया है, जीवन धारा कितनी आगे बह आई है। मधुर का यौवन, उसके रूमानी स्वप्न चंद्रा का उपहास करने लगे। उड़ाने पर भी बार बार आ जाती मक्खियाँ, किनारे टूटे हुए कॉफ़ी के प्याले, खुलते बंद होते दरवाज़ों की एकरस खटखट, मटमैली वर्दी वाले बेरे, इन सब के मध्य कैंटीन की मेज पर उंगलियों से अदृश्य रेखाएं खींचती बहुत सालों बाद चंद्रा अपने उस भग्न अतीत को आकार देने का यत्न करने लगी। डैडी प्रायः सांब का उल्लेख करते रहते थे। सुन सुनकर चंद्रा ने जो उसका काल्पनिक चित्र बनाया था उससे सांब भिन्न था। वो न बहुत गोरा था, न उसके अंग सांचे में ढले थे। साधारण स्वस्थ युवक जो कि मेधावी था और अब आईएएस हो गया था। चंद्रा की सभी बड़ी बहनों के पति आईसीएस थे। उसके पिता ने उनके रंग रूप या कुल का ध्यान नहीं रखा था। चंद्रा की शादी सांब से हो गई। सांब का परिवार पूर्ण रूप से भारतीय था। बहुएं घर का काम करती थीं, सास की आज्ञा सिर आँखों पर। कॉन्वेंट में पढ़ी चंद्रा को ऐसे घर आकर लगा कि उसकी दुनिया उलट पलट गई है। बेड टी का तो प्रश्न ही नहीं था। सुबह का नाश्ता 9 बजे होता। जल्दी या देर, जब भी खाना तैयार हो गया खा लिया। न समय की पाबंदी, न कहीं सुरुचि या सजावट। चंद्रा को हर चीज खटकती, हर बात पीड़ा देती। सांब को भी रोज रोज क्लब या पार्टियों में जाना अच्छा न लगता। चंद्रा अपने में घुटती रहती, कुढ़ती रहती। सास का स्नेह, ननदों का आदर और सांब का असीम प्यार उसे दम घोटता सा लगता। मधुर और कावेरी प्रतीक्षा में थीं कि चंद्रा कुछ और कहेगी। चंद्रा ने कहा, तो मधुर, 20वें साल में मेरी शादी हो गई और वो मेरे स्वप्नों का अंत था। स्वप्न बहुत सुकुमार होते हैं, वे दुनिया की कठिन जलवायु में नहीं पनप पाते। मगर मधुर, स्वप्न देखे जाओ, सपने देखने में क्या हर्ज है। मधुर ने मुस्कुरा कर कावेरी को देखा। अगले दिन भी आकाश में बादल थे। मधुर ने उस दिन अपने रेनकोट से मैच करती साड़ी पहनी। काम समाप्त कर मेज के कागज ठीक से रख कर वो लिपस्टिक लगाने लगी। चंद्रा ने उठते हुए कहा, मधुर, आज मैं प्रकाश की कार लाई हूँ, तुम्हें घर छोड़ दूँ? शायद पानी बरसने लगे। मधुर ने कुछ सोचा, फिर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया चंदा दी, पर आज मुझे कहीं और जाना है। शायद उस हैंडसम स्ट्रेंजर से मिलने? कावेरी हंसी। मधुर ने जैसे नहीं सुना। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान थी और आंखों में दीप्ति। चंद्रा को बार बार मधुर की मुख मुद्रा याद आती रही। उसे याद नहीं पड़ा कि कभी वो इतनी उत्सुकता से सांब से मिलने गई या उसने सांब के आने की प्रतीक्षा की। पर सांब उसका प्रेमी न था, पति था, जिससे उसके पिता ने केवल इसलिए विवाह कर दिया था क्योंकि वो आईएएस हो गया था, और इसके लिए चंद्रा अपने पिता या सांब को माफ़ ना कर सकी थी। हार कर उसने सांब को अपने विचारों के अनुरूप ढालना चाहा था, और तब उसे पता चला कि सांब किस कठोर धातु का बना है। पूरे परिवार में वही एक ऐसा पुत्र था जिसने की उन्नति की थी। वो अपने परिवार में ऐसा रमा हुआ था कि उससे अलग होकर रहना उसके लिए अकल्पनीय था। तब चंद्रा ने विद्रोह आरंभ किया। जल्दी अवसर भी आ गया। चंद्रा ने कहा कि वो कोई व्रत नहीं करेगी। घर की परंपरा के अनुसार सभी बहुएं तीज त्योहारों पर व्रत रहती आई थीं। माँ ने दबे स्वर में ये बात सांब तक पहुंचाई, पर सांब ने चंद्रा का ही पक्ष लिया। सांब की बड़ी बहन सपरिवार जिस दिन आई उसी दिन चंद्रा अपने घर चली गई। शोरगुल में उसे तकलीफ होती थी। बहन कहने से नहीं चूकी, भैया तुम अपनी बहू को ले आओ, मैं कल चली जाऊंगी। सांब तब भी चुप रहा। गर्मी में छोटी बहन के विवाह की लगन पड़ी, पर चंद्रा के कुछ कहने से पहले ही सांब ने उसके पिता को लिख दिया और प्रकाश आकर चंद्रा को मसूरी लिवा ले गया। बचपन से ही गर्मियों में उसकी पहाड़ पर रहने की आदत थी। घर में इस बात को लेकर सब औरतों में बड़ी चकचक होती रही। सिर्फ सांब के गंभीर मुख को देखकर माँ चुप रही। चंद्रा जब अगस्त में घर लौटी तो सांब नहीं था। पता चला कि उसकी बदली आगरा हो गई है।
घर वालों को आश्चर्य भी हुआ, पर चंद्रा किस मुंह से कहती कि इन 3 महीनों में दोनों के बीच एक भी पत्र का आदान प्रदान नहीं हुआ। आगरा जाने से पहले वो कुछ दिन घर में ही रही। देवर की शादी बाद में हुई थी, पर फिर भी देवरानी के 2 बच्चे हो गए थे। छोटे लड़के के जन्म पर जो उत्सव मनाए गए उनसे चंद्रा अलग अलग सी रही, पर फिर भी भनक कान में पड़ती रही। किसी डॉक्टर वैद्य को दिखाया? क्या जाने, 3 साल तो हो गए हैं। ना जाने किस घमंड में रहती हैं भाभी। हमारे भैया को तो 49-50 मिल जाती। हर बार चंद्रा घुट कर रह जाती। शाम भी आगरा से आया था। रिश्ते की एक चाची कुछ मुंहफट थी, पूछ बैठी, क्यों शाम, बहू को किसी डॉक्टर को दिखाया? क्यों चाची, वो तो भली चंगी है। शाम समझा नहीं। और अभी तक कोई बाल बच्चा? चाची बोली। शाम हंस पड़ा। उसकी माँ, जो पौत्र जन्म पर रात भर गाती रही थी, बोली, अरे अभी बहू की उम्र ही क्या है, खाने खेलने के दिन हैं। शाम अंदर आया तो मुस्कुरा रहा था। चंद्रा दरवाजे की ओट से हट श्रृंगार मेज के आगे बैठ गई थी। शाम ने आकर उसके कंधों पर हाथ रख दिए और झुककर कहा, तुमने सुना चाची क्या कह रही थी? उसके झुके हुए मुख, उसके स्वर और कंधों पर रखे हाथों के स्पर्श में कुछ ऐसा था कि चंद्रा का हृदय फड़फड़ा उठा। सांब की आंखों में मृदुता, प्यार और गर्व का विचित्र सम्मिश्रण था। तुम कितनी सुंदर हो। उसने चंद्रा के गाल को हल्के से उंगली से छुआ। वो भाव चंद्रा ने शाम के मुंह पर दोबारा देखा, जबकि शाम ने अपने पुत्र को पहली बार देखा। प्रसव के लिए वो अपने घर गई थी, जिस पर उसके ससुराल वाले काफ़ी खिन्न हुए थे, पर पुत्र जन्म की बात सुनकर उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। सभी उसे देखने आए। उसके सीधे सरल ससुर और उच्च पदाधिकारी पिता, उसकी मोटी अधेड़ सास और बिना बाहों के ब्लाउज पहने कटे हुए बालों वाली माँ में आकाश पाताल का अंतर था। हर बार जब शाम से उसकी दृष्टि मिलती वो मुस्कुरा देता, एक प्रसन्न छोटे शिशु की तरह। सास पौत्र का नाम स्कंद रखना चाहती थी, माँ राकेश। चंद्रा को ना स्कंद पसंद था न राकेश, पर शाम ने जब बच्चे को स्कंद कह के पुकारा तो चंद्रा ने कहा, मैं इसका नाम स्कंद नहीं रखूंगी। क्यों? उसे आश्चर्य हुआ। स्कंद भी कोई नाम है? तुम्हारी माँ को ऐसे ही नाम सूझते हैं, स्कंद, सांब। सांब ने कहा, मुझे तो अपने नाम पर बड़ा गर्व है। मुझे ये नहीं मालूम कि तुम्हें मेरा नाम तक पसंद नहीं है। फिर कुछ देर बाद कहा, मुझसे शादी करके तुम्हारा कोई भी अरमान पूरा नहीं हुआ। चंद्रा बेचारी लड़की, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। वो चंद्रा का हाथ देर तक पकड़े हुए था। बड़ी सावधानी से पलंग पर रखकर वो बाहर चला गया। रात को माँ आई तो वो कुछ उखड़ी उखड़ी सी थी। चंद्रा को उन्होंने बताया कि बेहरा ने शाम की माँ से कुछ बेअदबी की थी। अस्पताल से लौटकर जब शाम को पता चला तो उसी समय कार पर अपने माँ बाप को लेकर चला गया। डार्लिंग, हम लोगों से बड़ी भूल हो गई। शादी से पहले अच्छी तरह देखभाल लेते। ऐसे जाहिल गंवार लोगों से तुम्हारी कैसे पट सकती है? चंद्रा का मन रोने को होने लगा। मम्मी की बात के उत्तर में वो कुछ कह भी नहीं सकी। अगले दिन मधुर ने कहा, पता नहीं उसका नाम क्या है। किनका? कावेरी बनने लगी। जैसे जानती नहीं हो। क्या कल मिले थे? मिले ही नहीं, उन्होंने मुझे लिफ्ट भी दी थी। कावेरी, सच, आई एम फॉलिंग इन लव। तुम्हारा क्या, आए दिन तुम्हें किसी न किसी से प्यार हो जाता है। तुम्हें काम शास्त्री और ये सिंधी आदमी और उस कश्मीरी अनाउंसर की तरह। मधुर की आंखें भर आईं। कावेरी कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर में चंद्रा ने देखा मधुर निशब्द रो रही थी। उसका झुका हुआ मुंह, नाक का लाल सिरा और लगातार बहते हुए आंसू। यह चित्र चंद्रा को बहुत ही निरीह और करुण लगा। वो अपनी मेज से उठकर आई और प्यार से बोली, मधुर, ये क्या पागलपन है? कावेरी हरदम मुझे ताने दिया करती है। शायद उसे तुमसे ईर्ष्या होती है। तुम्हारी भी तो सभी के सामने हर तरह की बात करने की आदत है। अपने आंसू पोंछते हुए मधुर ने कहा, चंद्रा दी, आप इतनी अच्छी हैं, अब मैं आपके सिवा किसी से कुछ नहीं कहूँगी। वो मुंह धोने बाथरूम में चली गई। चंद्रा उस दिन भी प्रकाश की कार लाई थी। उसने मधुर से फिर पूछा। मधुर ने बड़ी सच्चाई से कहा, नहीं दीदी,
आज मैं फिर उनसे मिल रही हूँ। मेरा मतलब ये कि उन्हें यह नहीं पता कि मैं वहीं खड़ी रहूँगी। वो देखेंगे तो अपने आप कार रोक देंगे। मधुर, ये पागलपन ठीक नहीं है। क्या पागलपन दीदी? मधुर ने भोलेपन से पूछा। आखिर बस में भी तो मैं अकेली ही जाती हूँ कि नहीं? कार में आराम से पहुँच जाती हूँ और बस की चवन्नी भी बचती है। 4 आने बचाने के लिए तुम किसी दूसरे का आभार क्यों लेती हो? उसमें हर्ज क्या है चंद्रा दी? सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर मैं इतनी मूर्ख नहीं कि अच्छे बुरे का भेद ना जानूं। जो भी मैंने जाना है उससे यही पता लगता है कि वो बहुत ही शरीफ आदमी है। अच्छा, गुड लक, चंद्रा ने कहा। दूसरे दिन लंच ब्रेक में मधुर सीधी बाजार गई। जब वो कुछ देर में लौटी तो चंद्रा ने उससे पूछा कि वो कहाँ गई थी। कुछ खिलखिलाते हुए मधुर ने कहा, मुझे सेंट खरीदना था। मालूम क्या खरीदा? नाम है टेम्पटेशन। पुअर मैन। चंद्रा से हंसे बगैर नहीं रहा गया। उसे क्या मालूम कि मधुर उसके लिए क्या क्या जाल बिछा रही है। मधुर ड्रॉर से पैकेट निकालते हुए बोली, दीदी मैंने ऐसा भला आदमी आज तक नहीं देखा। मुझसे एक भी बात नहीं की, ना कुछ पूछा ना बताया। जैसे मेरे वहाँ होने पर भी वो अकेले ही हों, अपने में डूबे हुए। उतरने पर जब मैं धन्यवाद देती हूँ तो धीरे से मुस्कुराते हैं, आपका स्वागत है। बहुत मंद पर गहरी आवाज़, बहुत ही सुसंस्कृत। और दीदी, उनके होंठ बिल्कुल गैगरी पैक की तरह हैं। कावेरी को आते देखकर वो चुप हो गई और मेज पर रखे कागज़ ठीक करने लगी। कावेरी ने दोनों को देखा, फिर वो स्वयं अपनी मेज पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब चंद्रा बाहर गई तो उसने कहा, मधुर मुझे खेद है कि कल मैंने तुमसे कुछ कटु बातें कह दी। मधुर अभी तक गैगरी पैक के स्वप्न में थी। बोली, कोई बात नहीं कावेरी, आज शाम को कॉफ़ी पीने चलोगी? मधुर ने कुछ सोचा। कपड़े तो ठीक ही पहने थी, फिर रोज़ रोज़ लिफ्ट लेना भी ठीक नहीं था। उसने स्वीकृति दे दी। चंद्रा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मधुर और कावेरी में फिर सुलह हो गई है। बस के लिए लंबे क्यू में खड़े खड़े वो तमाम व्यर्थहीन बातें सोचने लगी। बंटी छुट्टी में चंद्रा के पास ना आकर शाम के पास आना चाहता था। ये बात उसे गड़ रही थी। अगर वो बंटी को बुलवा भी लेती तो वो सारी छुट्टियां उदास रहता और सुबह शाम शाम की चिट्ठी का इंतज़ार करता। 6-7 साल के बच्चे में इतनी गंभीरता देख चंद्रा को बहुत बुरा लगता था। वो इसके लिए अपने को ही दोषी ठहराती थी। चंद्रा के अलग होकर नौकरी करने के सभी विरुद्ध थे और साम ने पहले ही कह दिया था कि वो चंद्रा को नहीं रोक सकता। पर बंटी, साम उसे स्कंद कहता था, पर उसका हक है, वो उसे नहीं देगा। साल भर से उसे साम ने हॉस्टल भेज दिया था, जहाँ से वो हर हफ्ते अपनी टीचर के निर्देशन में टेढ़े मेढ़े अक्षरों में डियर मम्मी करके खत भेजता था। साम हर महीने उससे मिलने जाता था। चंद्रा को लगता कि साम ने उसका जीवन ही नहीं बिगाड़ा, उससे उसका पुत्र भी छीन लिया है। और वो पति पुत्र पिता भाई सबके होते हुए भी इस समय थके हारे घर जाने वाले लोगों की भीड़ में एक थी। शाम अपने ऑफिस से लौटकर घर जाता होगा, अकेला सुनसान घर। बंटी खेल कूद कर अपनी टीचर के साथ अपने कमरे में लौटता होगा और वो स्वयं जाकर प्रकाश के घर के कोने में पड़ जाएगी। अगर मैंने शादी से पहले इतनी ऊंची कल्पनाएं न की होती तो शायद मैं सुखी हो पाती। अगर सांब और उसका परिवार हर प्रकार से साधारण और मध्य वर्ग का ना होता तो शायद मैं इतना असंतोष ना अनुभव करती। अगर शादी से पहले मेरी ज़िंदगी नए कपड़ों, पार्टियों, लेट नाइट्स में न लिप्त होती तो शायद मैं, अगर डैडी और मम्मी ने मेरे अंदर ये भावना न भरी होती तो मैं सब भाई बहनों में सुंदर हूँ, अगर मेरी हर इच्छा की तुरंत पूर्ति न हुई होती। ऊंची इमारतों पर शाम का अंधियारा घिरता आ रहा था। कई दिन बाद बादल खुले थे, हवा में ठंडक थी, पत्तों पर हरियाली। चंद्रा के होंठों पर एक मुस्कान आई। न जाने किस इंद्रधनुष की आशा में वो अब भी जीवन से लड़ती जा रही थी। थक कर हार कर भी उसे एक विश्वास था कि कभी तो उसके जीवन में रंग बरसेंगे। प्रकाश और मीरा उसे सिनेमा ले गए और यूं शाम बीत गई। सुबह मधुर सीढ़ियों पर उसका इंतज़ार कर रही थी। दीदी, आपको सुनाने के लिए अधीर हूँ, कल रात फ़ोन भी किया पर आप थी नहीं। चंद्रा को लगा कि मधुर और उसका किस्सा सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं, पर वो उसके दीप्त चेहरे को देख एक छोटी सांस महसूसते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ?
कल हम लोग गए ना। मधुर के पैर थिरक रहे थे। कॉफ़ी बार में बड़ी भीड़ थी। हम लोग बाहर खड़े हो गए। इतनी देर में वही कार रीगल के पास रुकी। उसमें से मेरे वही मित्र उतरे। उनके साथ एक दंपति भी थे। वे लोग शायद स्टैंडर्ड जा रहे थे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। अब मेरी समझ में ना आया कि मैं क्या करूं। मैंने नमस्ते तो कर ही दी, पर शायद उन्होंने पहचाना। मैंने कहा, हम लोग कॉफ़ी पीने आए थे, पर यहाँ बड़ी भीड़ है। उनके साथ जो देवी जी थीं, उन्होंने हमें भी निमंत्रण दे दिया, पर कावेरी इतनी दुष्ट है, कहने लगी मुझे काम है, जाना है, कहकर मुझे छोड़कर चल दी। तब वो मिस्टर बोले, आइए हम लोग के साथ कॉफ़ी पी लीजिए। मैं चली गई। कोई मिस्टर मिसेस खन्ना थे वो दंपत्ति। बातों का प्रवाह और सीढ़ियाँ। मधुर थक गई। दम आया तो उसने फिर कहना शुरू किया, दीदी वे सब बड़े अच्छे हैं। उन्हीं मिस्टर मिसेस खन्ना के साथ रहते हैं। मैंने बताया था ना कि उनके होंठ। हाँ हाँ, चंद्रा ने बात काट कर कहा। अब कल से मैं ये याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो किस इंग्लिश एक्टर से मिलते हैं। बाल काफ़ी कुछ गेरी कपूर से हैं। गेरी कपूर तो काफ़ी बूढ़ा है, थोड़ा सा गंजा भी है। चंद्रा ने उसे चिढ़ाया। मधुर ने उसे आहत भर्त्सनापूर्ण दृष्टि से देखा। आप देखिए तो कहिए, जरा मेरा परिचय और होने दीजिए तो आपको भी मिलाऊंगी। कल मैंने बड़ी निर्लज्जता से उन्हें देखा। कार में तो एक ही झलक मिलती थी। कल हम आमने सामने बैठे थे ना। उनकी भौहें बड़ी घनी और काली हैं। आंखें लगती तो काली हैं, पर गौर से देखो तो पता चलता है कि वो गहरी भूरी हैं। भूरी आंखों वाले पुरुषों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दीदी आप तो चिढ़ रही हैं। और बरौनियाँ इतनी काली, लंबी और रेशम सी हैं कि अगर किसी लड़की की होती तो। मेरी बंटी की भी बरौनियाँ ऐसी हैं। और उनके हाथ बहुत गोरे तो नहीं, पर बड़ी अच्छी उंगलियां हैं और उन पर हल्के हल्के काले रोए हैं। मधुर स्वयं शर्मा गई। मधुर अब बस करो, काम बहुत इकट्ठा हो गया है, चंद्रा ने कुछ बड़प्पन से कहा। अवसर पाकर कावेरी ने कहा, कल मैं भी मधुर के मित्रों से मिली। चंद्रा ने कहा। वो काम शास्त्री आदि सबसे भिन्न हैं। भले आदमी लगते हैं। वो तो मधुर को पहचाने भी नहीं। मधुर अपने आप उनके संग होली। इसी से मुझे गुस्सा आ गया। क्या वो ऐसे ही हैं जैसे मधुर कहती है? चंद्रा ने हंसते हुए पूछा। प्यार नई आंखें देता है। जिसे हम चाहते हैं उसकी हर बात भली लगती है। वो तो हमारे लिए एक विशिष्ट व्यक्ति हो जाता है ना, सबसे अलग। हमें वो साधारण भी लगे, पर मधुर की आंखों के लिए तो वो दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति होंगे। कावेरी की शादी एक बहुत काले व्यक्ति से होने वाली थी। चंद्रा के होठों पर सूक्ष्म मुस्कान देख वो लजाकर हटाई। प्रकाश ने कहा, चंद्रा आज मुझे सांब भाई मिले। कहाँ? क्या यहाँ आए हुए हैं? हाँ, वो कहीं जाने की जल्दी में थे। ज़्यादा बात नहीं हुई। मेरा पता उन्हें नहीं मालूम था, बता आया हूँ, शायद वो आए। अगली शाम जब चंद्रा ने बताया कि उसने 15 दिन की छुट्टी ले ली है और वो बंटी के पास जा रही है, तो न प्रकाश को आश्चर्य हुआ न मीरा को। चंद्रा शाम की छाया से बचती आई थी। उसमें शाम से मिलने का साहस न था। चंद्रा उसी रात बंटी के पास चली गई। बंटी उसे देखकर प्रसन्न हुआ। उसने शाम के लाए हुए कपड़े और खिलौने भी दिखाए। चंद्रा देखती कि बंटी की अधिकतर बातें शाम के ही बारे में होती हैं। वो शाम के 2 ही घंटे बंटी के साथ बिता सकती थी। शेष दिन वो होटल में पड़ी रहती थी। बाहर देखा करती और सोचा करती। शायद शाम प्रकाश के पास आया हो। उसे न पाकर वो बहुत उदास हुआ होगा। और बंटी, उसका पहला प्रश्न था कि पापा को क्यों नहीं लाई। फिर झिझक खुल जाने पर उसने पूछा था, मैं छुट्टी में घर जाऊंगा तो तुम वहाँ रहोगी ना? बड़ा मज़ा आएगा, हम तीनों खूब घूमेंगे। फिर शर्मा कर कहा, पिछली बार जब मैं तुम्हारे पास से गया तो मुझे रात को तुम्हारी बहुत याद आई। मैं रोने लगा तो पापा ने मुझे अपने पास लिटा लिया, बहुत कहानियाँ सुनाई, तब भी तुम्हारी याद आई। पागल, इतना बड़ा होकर रोता है? पापा ने मुझे बहुत सी चीज़ें ला कर दी, तब भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मुझे मम्मी की खुशबू सूंघने का मन होता है। चंद्रा ने उसे बाहों में भर लिया। एक दिन पापा ने एक सूटकेस खोला, उसमें तुम्हारे कुछ कपड़े भी थे। मैंने कहा, पापा पापा इसमें मम्मी की खुशबू है। पापा ने भी देखा, फिर कहा कि हाँ है तो, पर मम्मी की खुशबू इससे मीठी है।
बंटी से विदा लेकर आने पर चंद्रा को उसके शब्द बार बार याद आते रहे। मम्मी तुम भी स्टेशन आना पापा के साथ। मम्मी तुम्हें पापा क्यों नहीं अच्छे लगते? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मी मम्मी मम्मी। बंटी के आशापूर्ण नेत्र, उसकी बातें, हर बच्चे की तरह एक ही घर में मम्मी और पापा को पाने की इच्छा। दिल्ली लौटकर चंद्रा ने अपने को फिर से उसी में लिप्त करना चाहा। छुट्टी के 2 दिन बाकी थे। अपने कपड़े ठीक किए, मीरा की मदद की। शाम के आने या चंद्रा के ना होने के बारे में किसी ने कुछ न कहा। ऑफिस की बिल्डिंग देख उसे मधुर की याद आ गई। वो मुस्कुराती हुई अपने कमरे में गई। मधुर अभी नहीं आई थी। कावेरी आई तो चंद्रा ने मधुर के बारे में पूछा। मुझे तो पहले ही मालूम था कि कुछ ऐसी ही गड़बड़ होगी। वो भी छुट्टी पर थी, शायद आ जाए। कावेरी ने उत्तर दिया। मधुर ने आकर बुझी हुई मुस्कान से पूछा, दीदी आ गई आप? अच्छी रहीं? तुम कैसी हो मधुर? चंद्रा ने अतिशय कोमलता से पूछा। मधुर की पलकों ने आंसू पीछे ठेल दिए। उसने उसी आर्द्र दृष्टि से चंद्रा को ताका, फिर अपनी मेज पर बैठ गई। 11 बजे मधुर और कावेरी उठकर थोड़ी देर को चली गईं और चंद्रा भी क्लॉक रूम की ओर गई। बेसिन में नल खोले मधुर झुकी खड़ी हुई थी। मधुर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज तुम बड़ी उद्विग्न लग रही हो। चंद्रा ने बड़े अपनेपन से पूछा। मधुर की उंगलियां पानी की धार में भीगती रहीं। पानी की बूंदें उसकी कोमल युवा त्वचा पर फिसल रही थीं और भीगी बरौनियां और भी लंबी लग रही थीं। क्या बताऊं दीदी, सब समाप्त हो गया। कैसे? चंद्रा ने पूछा। फर्श भीगा था और बंद दरवाजे के अंदर फिनाइल की महक घुट रही थी। चंद्रा ने धोती ऊंची कर ली और मधुर के पास आ गई। दीदी मैं ही बावरी थी, इंद्रधनुष की आशा करती रही। मधुर रह रहकर चुप हो जाती थी। दीदी वो केवल बाह्य आकर्षण, इन्फेक्चुएशन नहीं था, वो मेरे बहुत निकट आ गए थे। मैंने पाया कि उनमें उदासी और पीड़ा की अनजान गहराइयाँ थीं, पर मुझे उस पीड़ा का क्षणिक साथी भी बनाने को तैयार नहीं हुए। आपसे झूठ नहीं कहती, उनके लिए मैं सब कुछ। चंद्रा दीवार पर गंदे पानी के धब्बे देखती रही। कुछ देर मौन रहा। कॉरिडोर से गुजरते चपरासी के जूतों की खटखट, दरवाजे के बाहर 2 नारी कंठों की हंसी। कौन थे वो? चंद्रा ने पूछा। बताने को तो मैं बताए दे रही हूं, पर आप क्या करेंगी? उन्हें कुछ बुरा भला मत कहिएगा। मधुर ने एकाएक चंद्रा की बाह पकड़कर अनुनय की। उनका क्या दोष? ये तो मुझे सोच लेना चाहिए था। उन्होंने कहा वो अपनी पत्नी को बहुत चाहते हैं। उनके शब्दों से मैं बिंद कर रह गई। दरवाज़ा खुला। ऑफिस की 2 और लड़कियां उन्हें कौतूहल से देखती हुई अंदर घुस आईं। मधुर खुले नल पर झुक गई कि रुदन से विकृत मुख वे न देख सकें। चंद्रा खड़ी खड़ी खिड़की पर जमी धूल की परतें, दरार पड़ा शीशा, कई मंजिल नीचे सड़क देखती रही। फिर वो बिना कुछ कहे निकल आई। चंद्रा श्रृंगार मेज के आगे आंखें नीचे किए बैठी थी। अभी तक वो तैयार भी ना हो पाई थी। बालों को गूंथते हुए उसके हाथ थरथरा उठते। सामने आकर उसके कंधों पर अपने हाथ रख दिए। उसने लाज भरी पलकों को उठाकर शीशे में शाम को देखा। उसमें एक अनचीना आकर्षण था, क्योंकि मधुर के प्यार ने उसका दृष्टि दोष मिटा दिया था। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रियंवदा जी की लिखी हुई कहानी दृष्टि दोष। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।